नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की लिटरेचर बुक कृतिका भाग 2 के पाठ 3 साना साना हाथ जोड़े जो मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित है, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हम करेंगे। इस पाठ की समरी हम पहले ही कर चुके हैं, हम जान चुके हैं कि इस पाठ के अंदर क्या है। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर देने से पहले बच्चों, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको अपनी भाषा में अपने शब्दों में उत्तरों को लिखने का प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से या किसी भी बुक के माध्यम से आप एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर अपनी ही भाषा में देने का प्रयास करना चाहिए। इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और आप गलतियां भी उसमें कम करोगे। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका के मन को सम्मोहित कर रहा था। रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे धरती पर टिमटिमा रहे हों। यानी वो ऊंचाई पर खड़ी थी और नीचे जो घरों में लाइटें जली हुई थी वो तारों की तरह उसको दिखाई दे रही थी। इसकी सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू कर दिया था जिससे लेखिका को सब कुछ स्थगित और शून्य सा लग रहा था। लेखिका को इस प्रकार का एहसास हो रहा था मानो उसके बाहर और भीतर सिर्फ ब्रह्मा है, ईश्वर है। उसके बाद है सेकंड पर्सन, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि गंगटोक एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। गंगटोक की औरतों को अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर ही पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। यह कार्य इतने खतरनाक हैं कि कई बार ऐसे कार्य करते हुए उन्हें अपने प्राण गंवाना पड़ता है। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यह शहर बच्चों के लिए भी बड़ा दुर्गम है क्योंकि स्कूल दूर होने के कारण बच्चों को 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ जीवन बहुत कठिन है, परंतु इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने शहर के हर पल को बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है। इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। थर्ड पर्सन देख लेते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। श्वेत बौद्ध पताकाएं अहिंसा व शांति की प्रतीक हैं। श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती हैं तब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, शहर या कस्बे से दूर किसी वीरान जगह पर मंत्र लिखित 108 पताकाओं को फहराया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता, यह समय के साथ ही स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। और रंगीन पताकाओं को किसी भी शुभ या नए कार्य की शुरुआत के समय ही फहराया जाता है। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखी। वहाँ की प्रकृति और भौगोलिक जो उनकी जो सुंदरता है, सुंदरता के बारे में जितेन नार्गे ने उन सबको क्या बताया था, लेखिका को और उसके जो साथी थे उन सबको क्या बताया था, क्या जानकारियां दी थी, वो हमें यहाँ लिखनी है अपनी भाषा में। नार्गे के अनुसार सिक्किम भारत से लगता हुआ एक स्वतंत्र राज्य था। यह एक ऐतिहासिक शहर था। यहाँ के लोग बहुत ही भोले और मेहनती हैं। सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं। फूलों से लदी वादियां हैं। वहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड से की जा सकती है। नार्गे ने बताया कि रास्ते में फहराई जाने वाली बौद्ध पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु या नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक हैं। ज्यादा विकास न होने के कारण यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं। महिलाओं को भी बच्चों को अपनी पीठ पर बांधकर सड़क बनाने और पत्थर तोड़ने का कार्य
आदि करना पड़ता है। बच्चों को बहुत ही ऊंचाई पर चढ़कर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, परंतु ये अपने जीवन से हतोत्साहित नहीं है तथा खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं और सच्चे देशभक्त हैं। आगे है 5वां प्रश्न। लॉन्ग स्टॉक्स में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? इसका उत्तर है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी, क्योंकि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने जब जितेन नार्गे से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में ऐसी ही धारणा गंगा के विषय में भी है, गंगा को लेकर भी है कि वहां नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं। तो यह सब जानकर लेखिका सोचती है कि भारत में लोग अब भी मानसिक संकीर्णता तथा अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हुए हैं। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है और सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनके अंधविश्वास और पाप पुण्य की जो अवधारणाएं हैं वो एक जैसी हैं। आगे है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। यानी हम एक कुशल गाइड की और जितेन नार्गे की आपस में हम तुलना भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि जितेन नार्गे में ये गुण थे या नहीं थे। एक कुशल जो गाइड होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए वो हमें लिखने हैं। नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने की अच्छी जानकारी थी, इसलिए वह एक कुशल गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उसे अपने क्षेत्र की अच्छी भौगोलिक जानकारी होती है, यानी एक जो अच्छा गाइड होता है उसको उस क्षेत्र की पूरे क्षेत्र की जानकारी होती है। उसमें वाक्पटुता और विनम्र उसका जो स्वभाव है वो विनम्र होता है। उसमें वाक्पटुता यानी बोलने की जो चतुरता होती है। उसे उस क्षेत्र की सांस्कृतिक जनश्रुति और दंत कथा आदि की भी अच्छी जानकारी होती है। वह साहसी होता है। एक कुशल गाइड को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि विषम परिस्थितियों का सामना कर सके और भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। यानी उसको साहसी भी होना चाहिए और रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए तो उसको अपनी बुद्धिमानी से उस परिस्थिति का उसे सामना करना आना चाहिए और भ्रमणकर्ता की यानी जो वहाँ उसके साथ जो घूमने के लिए गया है उसकी वह सुरक्षा कर सके। उसमें स्वयं निर्णय लेने का साहस होता है। यानी जो एक अच्छा गाइड होता है उसमें निर्णय लेने का एक साहस होना चाहिए या साहस होता है। उसमें अपने भ्रमणकर्ताओं के सभी सवालों के जवाब देने की क्षमता होती है। यानी जब कोई भी घूमने वाला है, भ्रमण करता है, घूमने जाता है तो उसकी जिज्ञासा होती है कि वहाँ और चीज़ों की जानकारी लेने की। तो वो गाइड से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो एक जो अच्छा गाइड होगा तो उसे अपने भ्रमणकर्ता के सभी सवालों का जवाब देने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो ये था हमारा 6%। अब है 7%। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। यानी हिमालय की जो यहाँ जो सुंदरता है उसके विषय में हमें यहाँ लिखना है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका मधु कांकरिया ने हिमालय पर्वत पहाड़ों के पल पल बदलते रूप को देखा है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए यानी कहीं हरियाली है तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए है। प्रतीत होता है कि चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थी। क्या है यहाँ से थोड़ा है क्या कहीं हल्कापन और हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। यहाँ पूर्ण विराम गलती से लग गया है। तो क्या है, और चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थी। जैसे जैसे और ऊंचाई पर चढ़ते जाएं
हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो वो और ऊंचा होता चला जाएगा। कहीं पर्वत प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला दिखाई देता है और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाता है, मानो हिमालय की परी ने आकर अपने जादू की छड़ी घुमा दी है। यही यानी कहीं कहीं ये पथरीला है, कहीं हरा दिखाई देता है, कहीं वो पीला पीला है। तो यानी मतलब हर समय वो बदलता रहता है और ऐसा लगता है कि जो परी है उसने अपने जादू की छड़ी घुमा दी और बदल दिया। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई देता है और कभी कुछ और कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखा देते हैं। जब कटाव की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पहाड़, बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं। चारों तरफ दूध की धारा की भांति जल स्रोत दिखाई देते हैं, यानी झरने दिखाई देते हैं। वो झरने ऊंचाई से गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दूध की नदियां बह रही हों। तो वहीं नीचे चांदी की तरह कोयंथ मारती कोयंथ मारती तिस्ता नदी है। इन सब ने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया था और आंखें तो थक ही नहीं रही थी। यानी आंखों को भी आनंद आ रहा था उन सबको देखने में। मधु कांकरिया स्वयं को इस पवित्र स्वर्ग के भांति दिखने वाले वातावरण में पाकर अत्यंत भावुक हो गई, जिसने उनके दिल व दिमाग को काव्य में बना दिया। यानी वो एक उस कवयित्री की तरह बन गई वो। उसको उसका मन ऐसा मतलब कविताओं से भर गया था और काव्य में हो गया था उसका दिमाग। आगे है 8वां प्रश्न। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर रोमांचित व पुलकित थी। उसे लगा कि वह परिदृश्य को अपने अंदर समेट ले। यानी उतना सुंदर दृश्य था वहाँ का, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने उस दृश्य को अपने अंदर समेट ले। लेखिका को प्रकृति अत्यंत रहस्यमय और मोहक लगती है। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति मिल रही थी। प्रकृति के विभिन्न रहस्यों को देखकर लेखिका के मन की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं खत्म हो गई थी। यानी जो भी उसमें जो थोड़ी बहुत तामसिकताएं थी या दुष्ट वासनाएं थी, उसको ऐसा लग रहा था उसके मन से वो सब खत्म हो गई हैं। और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर लेखिका के जीवन की अद्भुत सुंदरता का एहसास हुआ। यानी इतना सुंदरता थी वहाँ उसमें वातावरण में, तो उसको देखकर उसको मतलब वातावरण की और जीवन की अद्भुत सुंदरता का एहसास हुआ। आगे है प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? यानी वो प्राकृतिक सौंदर्य में तो डूबी हुई थी, लेकिन ऐसे कुछ और दृश्य भी थे जिसने उसको झकझोर दिया था। वो कौन कौन से थे? यानी वहाँ जो काम करने वाली औरतें थी, बच्चे थे, उन सब को देखकर उसे थोड़ा उसके मन को झकझोर दिया था उन दृश्यों ने। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को उस दृश्य ने झकझोर दिया जब लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पीठ पर बच्चों को बांधे अपने कोमल हाथों से कठोर पत्थरों को तोड़ रही थी। उनके कोमल हाथों में हथौड़े और कुदाल से छाले पड़ गए थे। बच्चों को भी 3-4 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। वह यह सोचकर दुखी थी कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग जारी थी। आगे है 10वां प्रश्न। सेनालियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? यानी जो सेनाली होते हैं और उनको अलौकिक छटा का जो अनुभव है उसको दिखाने में उनको किन किन लोगों का योगदान होता है? सेनालियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान होता है। वे सरकारी लोग जो सेनालियों के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। यानी सरकार की तरफ से भी कुछ लोग नियुक्त किए जाते हैं जो सेनालियों के लिए
तरह तरह के कार्यों को करते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग जो सेनालियों को उस जगह के बारे में बताते हैं। स्थानीय लोगों के कारण ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है और यदि वे ना हो तो यह स्थान बेजान और नीरस सा लगने लगता है। उस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले गाइड जो पर्यटकों को विभिन्न जानकारियां देकर मनोरंजन करते हैं। एक कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि यात्रा में बनी रहे, यानी वो उसे तरह तरह की बातें बताता रहता है और भ्रमणकर्ता की रुचि बढ़ती रहती है और उसको उसकी जानने की इच्छा बढ़ती रहती है। तो एक जो गाइड है उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं। वाहन चालकों का जो पर्यटकों को नए स्थानों पर ले जाते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है वाहन चालकों का। आगे है 11वां प्रश्न। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। यानी आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। क्या है? किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। यानी किसी भी देश की जो आम जनता होती है वो देश की आर्थिक प्रगति में सीधे रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। जैसे मजदूर, ड्राइवर, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह लोग अपने श्रम के बदले में बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेकर बाकी सब कुछ समाज को वापस लौटा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो इनको जान से भी हाथ धोना पड़ता है, लेकिन फिर भी पूरी लगन व मेहनत के साथ श्रम साधना में लगे रहते हैं। जैसे कि इस पाठ में पत्थर तोड़ने वाली और सड़क में काम करने वाली औरतें जो पीठ पर अपने बच्चों को लादकर इन खतरनाक व मेहनती कामों को करती हैं और कभी कभी तो इस काम में उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन देश के विकास के लिए यह लोग बहुत कम लेकर भी जान की बाजी खेल जाते हैं। यानी उनकी मेहनत की बदौलत ही हमारा देश विकास की राह पर चलता है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। आगे है 12वां प्रश्न। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ निम्नलिखित तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर, यानी अत्यधिक वृक्षों को काटते हैं। वाहनों से निकलते प्रदूषण से वातावरण की शुद्ध हवा प्रदूषित करते हैं। फैक्ट्रियों के अपशिष्ट को शुद्ध नदियों में के पानी में डालकर, यानी जो फैक्ट्रियों से जो कूड़ा करकट निकलता है उसको सीधा नदियों में, जो पवित्र पानी की जो साफ पानी की नदियां हैं उसमें डाल देते हैं। इससे जल प्रदूषण होता है। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करके आजकल हर चीज़ प्लास्टिक से ही की जाती है। कोई भी खाने पीने की वस्तुएं हैं और हैं तो प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। आज की युवा पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थल बना रहे हैं, जिससे वहां गंदगी फैलती है और पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। हमने इस पाठ में पढ़ा था कि प्रदूषण के बढ़ने के कारण यहाँ बर्फ नहीं गिरती है, तो वातावरण के ऊपर उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसे रोकने में हमारी भूमिका होनी चाहिए, यानी हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, पेड़ों को ना काटें और ना ही किसी को काटने दें, अत्यधिक पेड़ लगाएं, वाहनों और फैक्ट्रियों के प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। तो ये हम इसमें हमारी भूमिका भी हम दे सकते हैं प्रदूषण को रोकने में। आगे है 13वां प्रश्न। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। अब हमें यहाँ प्रदूषण से होने वाले जो दुष्परिणाम है वो हमें यहाँ लिखने हैं। लायुंग में लेखिका को उम्मीद
थी कि उसे बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन सिक्किम में पहुंचते ही एक युवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, यानी प्रदूषण की अधिकता के कारण अब बर्फ कम पड़ने लगी है। अतः बर्फ देखने के लिए उन्हें 500 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, यानी और आगे उसको जाना पड़ेगा, तभी वो बर्फ देख सकती है। आगे है, प्रदूषण के कारण निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आए हैं। प्रदूषण के कारण जलवायु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। धरती का जो तापमान है वो भी बढ़ रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता बढ़ रही है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। और सर्दी के मौसम में भी एक बार तो क्या है, सर्दी के मौसम में कई बार सर्दी कम पड़ती है और कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता, और कई बार सर्दी बहुत ज़्यादा भी पड़ जाती है। तो यह सब प्रदूषण के कारण ही होता है। हवा प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण सांस संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। वर्षा पर्याप्त रूप से नहीं हो रही है, जिसके कारण शुद्ध जल की कमी बढ़ती जा रही है। जल प्रदूषण के कारण पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पेट संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो ये अब हम ये लिख सकते हैं कि प्रदूषण के कारण क्या क्या हानियां होती हैं और ये क्या क्या नुकसान होता है। आगे है 14वां प्रश्न, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। यानी कटाव में कोई भी दुकान नहीं है तो ये उसके लिए वरदान कैसे है, इस पक्ष में हमें अपनी राय लिखनी है, अपनी भाषा में इसको लिखना है। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि दुकान आधी ना खुलने के कारण वहाँ व्यवसायीकरण ज़्यादा नहीं फैल पाया है, यहाँ वहाँ ज़्यादा बिजनेस नहीं फैला है, जिसके कारण लोग वहाँ बड़ी संख्या में नहीं आते हैं। और लोगों के ना आने के कारण वहाँ कूड़ा करकट नहीं फैलता है। यदि कूड़ा करकट वहाँ फैलेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, और प्रदूषण बढ़ने से क्या होगा, हमने ऊपर पढ़ा कि स्नोफॉल नहीं होगा और अन्य भी हानियां होंगी। आगे है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। यानी प्रकृति ने जो वाटर स्टोर की जो व्यवस्था की है वो किस प्रकार की है, वो हमें अपनी भाषा में यहाँ लिखना है। प्रकृति ने जल संचय को बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्थित किया है। ये शीत ऋतु में पर्वत यानी सर्दियों के मौसम में पर्वत, पहाड़ और शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का संग्रह कर लेती है, यानी स्टोर कर लेती है। और हिममंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल के स्तंभ हैं, जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की यानी गलों की प्यास बुझाने के साथ साथ सूखी नदियों को पुनः भर देती हैं। यानी सर्दी के मौसम में बर्फ़ पड़ती है और गर्मी के मौसम में वो बर्फ़ पिघल कर हमें पानी के रूप में मिलती है, और इससे हमारी प्यास बुझती है और सूखी नदियों को भी पानी से भर देती है। फिर यह नदियों की बहती जलधारा अपने किनारे बसे नगरों गांवों में जल संसाधन के रूप में और नहरों के द्वारा एक बड़े फैले हुए क्षेत्र में सिंचाई करती है। यानी नहरों से हमें क्या मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, और नहरों से के द्वारा ही जो हमारे खेतों खलिहानों की है वो सिंचाई भी होती है, और आखिर में यह सागर में जाकर मिल जाती है। जब लास्ट में जाकर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। फिर सागर से यह जल वाष्प के रूप में यानी भाप बनकर उड़ जाती है, और फिर क्या करती है, फिर से वो पर्वतों जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है उससे, और पर्वतीय क्षेत्रों फिर बर्फ के रूप में बरसते हैं, यानी वो जो है बर्फ के रूप में गिर जाती है। ये अद्भुत जल चक्र पुनः यानी बार बार चलता रहता है। यह सच में क्या है, सच में प्रकृति की जल संचयन तथा वितरण की व्यवस्था बड़ी अनुपम है। आगे है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। यानी हमारे जो फौजी हैं, हमारे सैनिक हैं, वो किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं।
तो उनके प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। क्या है वो हमारा उत्तरदायित्व, वो हमें यहाँ लिखना है। पहले हमें लिखना है कि हमारे दोस्त जो फौजी भाई हैं, फौजी हैं, वो किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, वो लिखेंगे पहले। देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। वह निम्नलिखित है। क्या है? वह ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ गर्मियों में भी तापमान माइनस में चला जाता है, यानी अत्यधिक ठंड बढ़ जाती है। जहाँ पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, वहाँ भी फौजी जवान दिन रात तैनात रहते हैं। इसी प्रकार वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों में भी रेगिस्तान में रहते हुए हाँफ हाँफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। यानी हमारे देश की वो चारों तरफ से सुरक्षा करते हैं। तो कहीं ठंडा इलाका होता है और कहीं रेगिस्तान होता है, तो वो ठंड में भी और गर्मी के में भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो अनेक कठिनाइयों का वो सामना करते हैं। वे दिन रात धूप छाँव की प्रवाह के बिना प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। वह हम सब के लिए अपने घर परिवार व बच्चों को छोड़ अपनी जान कुर्बान करते हैं। वह त्योहारों की खुशी से बढ़कर अपनी जंग जीतने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अब उनके प्रति भी हमारे कुछ उत्तरदायित्व हैं, उनका वो हमें करने चाहिए। हम उनका आदर सम्मान करें, उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्मानीय भावता आत्मीय संबंध बनाए रखें, यानी उनके परिवार का हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके प्रति देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अखंड रखने वाले महारथी के रूप में उनको सम्मानित करना चाहिए। उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने दें तथा उन्हें निराश होने से बचाएं। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में हम सहयोगी बने। तो ये थे हमारे पाठ 3 के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपके लिए प्रश्न उत्तर उपयोगी हैं, आपके कुछ काम के हैं, आपको लगे हैं, आपके लिए सहायक हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।